हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज का सेशन होने जा रहा है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बिकॉज जो चीज मैं आज आप लोग के सामने लेके हाजिर हो चुकी हूँ, आई डाउट वेदर लाइक दिस एनीबडी एवर हैज गिवन यू वेरी बेसिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग इंसाइट ऑफ द टॉपिक ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस। कहीं पे भी अगर आप जाओगे आपको मिलेगा इडियम्स एंड फ्रेजेस का ये है, इडियम्स एंड फ्रेजेस इसका मतलब ये है, तो पढ़ लो। But I always want you to remember them not by memorizing them only because कितना memorize करोगे आप? The right thing, the proper way to remember idioms and phrases is to know about their background stories. कहाँ से ये story आया था? कहाँ से ये phrase का origin हुआ? एक बार अगर आपको ओरिजिन स्टोरीज के बारे में पता लग जाए तो कहानी की तरह आप इसको याद रख सकते हो। और इसी तरह आप देखना, विदाउट इवन मेमोराइजिंग देम और रिवाइजिंग द इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग, यू कैन रिमेंबर देम थ्रू आउट योर लाइफ। पूरी जिंदगी आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के मीनिंग आपको याद रहेगा और आपको इसके लिए बार बार देखने की जरूरत नहीं होगा, उसके मीनिंग्स को या मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होगा। मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस लेके हाजिर हो जाऊंगी। और इस सेशन में हम लोग ऐसे कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस भी देखेंगे, उनके मीनिंग्स देखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। यू हैव टू जस्ट लिसन टू द स्टोरीज एंड रिमेंबर देम, एंड इन दैट वे कैन रिमेंबर द मीनिंग्स ऑफ दीज इडियम्स एंड फ्रेजेस एज वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पार्ट 1 सेशन से with 20 idioms and phrases with their incredible stories behind them. The first idiom that we are going to look into is bite the bullet. Bullet को काटना। अब इसका मीनिंग क्या है? To endure something difficult or unpleasant. कोई ऐसे चीज को सहना जो बहुत ज्यादा कठिन हो, डिफिकल्ट हो, या फिर जो आपको पसंद ना हो। अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? It is said to have derived from the practice of having a patient clench a bullet between their teeth as a way to cope with extreme pain felt during a surgical procedure without anesthetic. It has also been suggested to have evolved from the British Empire expression to bite the cartridge, dating back to the Indian Rebellion or the Sepoy Mutiny of 1857. पहले जमाने में एनेस्थेशिया नहीं होता था, तो ऑब्वियसली लोगों को बिना अनकॉन्शियस किए ऑपरेशन वगैरह करवाते थे डॉक्टर्स। तो उस समय क्या होता था, द पेशेंट्स वर गिवन बुलेट्स टू क्लेंच ऑन, टू बाइट ऑन, सो दैट दे विल नॉट शाउट, ओके, टू एंड्योर द पेन। और कभी कभी ये बोला जाता है, ये जो एक्सप्रेशन है आपने देखा होगा ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे जो गन्स यूज किया करते थे ब्रिटिश सोल्जर्स, they were a kind of rifle where you have to bite the cartridge off with your teeth. Only then you have to pour the powder, gunpowder in the barrel of the gun, and then only the gun you can shoot, right? तो वहां से भी bite the cartridge आया है, जो एक सिपॉय म्यूटिनी, अगर आपको पता है, आपने हिस्ट्री पढ़ा है, 1857 के सिपॉय म्यूटिनी का सबसे बड़ा एक मुद्दा था जिसके वजह से सिपॉय म्यूटिनी इंडिया में हुआ था 1857 में, because some were saying that they were made of the cartridges were made of the skin of cows. Some were saying they were made of the fat of pigs. So, and it created a kind of mutiny by both the Hindus and the Muslims in India, right? तो वहां से biting the bullet जो है idiom आया है। नेक्स्ट idiom है break the ice, बर्फ को तोड़ना। ये इसके लिए कहा जाता है जब you want to strike or start a conversation, okay? break the ice का मतलब है कि अगर आपके साथ आपका दोस्त बैठा हो या फिर कोई ऐसा इंसान बैठा हो जिसके साथ बात करना चाह रहे हो लेकिन आप बात नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स सेड दैट द कॉन्वर्सेशन हैज बीन फ्रोजन। सो इफ यू से समथिंग इट विल ब्रेक द आइस, ठीक है? जो सन्नाटा है आप दोनों में वो ब्रेक हो जाएगा और आप लोग बात करने लगोगे। सो इट मीन्स टू एंड अ कॉन्फ्लिक्ट और इनिशिएट एनी फ्रेंडशिप और अ कॉन्वर्सेशन इवन। अच्छा, ये फ्रेज आया है from the practice of carving ice to create passage for ships on trade routes. Oftentimes, the ships would get stuck in the ice during the winter. The receiving country would send small ships to break the ice in order to make way for the trade ships. छोटे छोटे बोट्स या शिप्स भेजा जाता था जो ट्रेड रूट में जो बर्फ हो जाता था उसको काटते हुए जाता था, ताकि जो बड़े वाले जहाज ट्रेड के लिए जा रहे हो वो इजिली पास कर सके। सो इट वाज अ काइंड ऑफ what were those boats or ships, small ships doing? They were breaking the ice. They were
making a path, making a road, so that the connection can be established. Same way as you want, if you want to strike a conversation, you say something so that will break the ice and make the way for you to begin the conversation, right? नेक्स्ट इडियम है बटर समवन अप। ये आप हिंदी के साथ बहुत अच्छे से इसको यूज कर सकते हो। मक्खन लगाना, हम बताते हैं ना, मक्खन लगाना। सो दैट इज सेम थिंग, प्रेस करना किसी को या फ्लैटर करना, वो भी एक्सेसिव लेवल पे। कहाँ से आया है? इन एंशिएंट इंडिया इट वाज कस्टम टू थ्रो बटर बॉल्स ऑफ घी at the statues of the gods to seek favor and forgiveness. Similarly, a Tibetan tradition dating back to the Tang dynasty involves the creating sculptures from butter for the new year with the belief that such offerings would bring peace and happiness during the full lunar year. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो एशियन कस्टम ही है मक्खन लगाना। तो ये कहा जाता है कि मक्खन अगर आप भगवान को लगा रहे हो, उससे हम ये बहुत शुभ होता है और प्रॉस्पेरिटी लाता है, धन दौलत लाता है ना। तिब्बत में भी ये सेम ट्रेडिशन है। न्यू ईयर में वो लोग जो स्टैचूज बनाते थे, स्कल्पचर्स बनाते थे, वो बटर का बनता था एंड दे यूज्ड टू बिलीव द सेम थिंग। ओके, नेक्स्ट इडियम इज कैट गॉट योर टंग। ये उनको पूछा जाता है कि बिल्ली ने आपका जो जुबान है वो ले लिया है क्या, है ना। हम लोग जैसे कहते हैं हिंदी में दही जम गया आपके जुबान पे, तो सेम थिंग, कैट गॉट योर टंग। सो यू आस्क दिस टू अ पर्सन व्हेन दैट पर्सन कैन इज नॉट स्पीकिंग। अगर कोई बात नहीं कर रहा हो तो आप ये पूछ सकते हो कि हैज द कैट गॉट योर टंग, बात क्यों नहीं कर रहे। कहाँ से आया है? इट इज सेट टू रेफर टू द यूज ऑफ द whip, cat or nine tails by the English Navy. इंग्लिश नेवी क्या करते थे कि एक विप होता था जिसको कहा जाता था कैट और नाइन टेल्स। बहुत ही भयानक विप होता था वो, और वो अपने विक्टिम्स को इतना मारते थे उस विप से कि विक्टिम्स जो होते थे वो उसका बोलती बंद हो जाता था। दे यूज्ड टू बीइंग स्पीचलेस आउट ऑफ पेन, ओके, फ्रॉम फ्लॉगिंग। ऑल्सो एंशियंट इजिप्ट में ये माना जाता था दैट जो लायर्स थे और जो ब्लास्फेमर्स थे, मतलब जो रिलीजन के खिलाफ कुछ बोलते थे या जो झूठे लोग थे, उनको पनिश किया जाता था उनके टंग को कट करके, और फिर बिल्लियों को फीड किया जाता था। आपको पता है इजिप्ट में बिल्लियों को गॉड्स की तरह पूजा जाता था, और ये बताया जाता था कि अगर आप बिल्लियों को टंग दे रहे हो, मतलब एक लायर का टंग दे रहे हो, यू आर बेसिकली ऑफरिंग इट टू द गॉड। सो वहां से ये कैट गॉट योर टंग एक्सप्रेशन आया है। नेक्स्ट इडियम है टर्न अ ब्लाइंड आई। ये इसका एक हिस्टोरिकल ओरिजिन है। किसी पे अगर आपका, मतलब आप जो देख रहे हो अगर अनदेखा कर रहे हो, जो भी जानबूझ के, टू इग्नोर समथिंग डेलिबरेटली, दैट इज कॉल्ड टू टर्न अ ब्लाइंड आई ऑन समथिंग और समबडी। ओरिजिन कहाँ से है? बैटल ऑफ कोपेनहेगन 1801 में जो हुआ था, उसमें क्या हुआ था, एक ब्रिटिश फोर्स के कमांडर थे जिसका नाम था एडमिरल सर हाइट पार्कर। उन्होंने एडमिरल होरेशियो नेल्सन को सिग्नल किया था कि आप जो डैनिश शिप से ब्रिटेन के साथ डेनमार्क का एक बैटल हुआ था, उसमें देवर ऑल शिप्स, देवर ऑल ऑन शिप्स। आपको पता है कि यूजुअली नेवीज में या शिप्स में, फ्लीट में उस समय बैटल होता था। तो एडमिरल होरेशियो नेल्सन को बताया गया था, ये एडमिरल सर हाइट पार्कर ने सिग्नल किया था दूर जहाज से कि अटैक रोको, ठीक है। बट नेल्सन अपना, उनके जो दो आंखें थे, नेल्सन के दो आंखें, उनमें से एक आंख से उनको नहीं दिखता था, तो उन्होंने क्या किया, अपना टेलीस्कोप उठा के जिस आंख से वो नहीं दिखता था उस पे लगाया, और फिर बोला आई रियली डू नॉट सी द सिग्नल, जानबूझ के बोला वो, ठीक है। और फिर वो अपने अटैक को कंटिन्यू करता गया। ऑब्वियसली द ब्रिटेन वर सक्सेसफुल, ब्रिटिश सक्सेसफुल हो गए, दे वन द वॉर। और उसके बाद सर हाइट पार्कर को डिस्ग्रेस कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने अटैक रोकने की कोशिश की थी, और नेल्सन को कमांडर इन चीफ बनाया गया था ब्रिटिश फ्लीट का, ठीक है। तो वहां से टर्निंग अ ब्लाइंड आई, जो वो जानबूझ के किया था, ओके, ताकि अटैक ना रोकना पड़े या अटैक वो ना रोके, फिर वो बाद में बोलेगा मुझे तो दिखाई नहीं कुछ, बिकॉज हिज आईज वर आल्सो ब्लाइंड, ठीक है। तो वो जानबूझ के ये किया था एंड वेरी फॉर्चुनेटली ही वाज सक्सेसफुल। ओके, चलो नेक्स्ट इडियम है बेरी द हैचेट। हैचेट का मतलब है ये एक्स, ठीक है। ये जो एक्स आपको दिख रहा है, कुल्हाड़ी जिसको हम कहते हैं, उसको बेरी करना, उसको कब्र दे देना, ठीक है। अब ये गाड़ देना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई को एंड करना और शांति बनाना, टू मेक पीस।
अच्छा, ये ओरिजिन कहाँ से करता है मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ही पुराना नॉर्थ अमेरिकन या रेड इंडियन ट्रेडिशन है। जब भी दो नेटिव अमेरिकन, नॉट सॉरी नॉट नॉर्थ अमेरिकन, आई मेंट टू से नेटिव अमेरिकन, यानी दो रेड इंडियन ट्राइब्स में लड़ाई होता था एंड दे वांटेड टू मेक पीस, तो दोनों ट्राइब के जो चीफ रहते थे वो अपने अपने हैचेट्स जो थे उसको गाड़ देते थे एक ही जगह एक साथ, and it used to symbolize that now the tribes will not fight and instead they are now friends. और ये फ्रेज बेसिकली 1600s में नॉर्थ अमेरिका से आया था, जब प्यूरिटन्स और नेटिव अमेरिकन्स में एक समझौता और पीस टॉक हुआ था। नेटिव प्यूरिटन्स कौन थे, ये बाद में जाके अभी जो अमेरिकन्स है वो बनते हैं, ठीक है। प्यूरिटन्स पहले जाके अमेरिका में सेटल हुए थे, आफ्टर दैट दे स्टार्टेड बिकमिंग अमेरिकन्स, और जो रेड इंडियंस थे वो नेटिव थे अमेरिका का, ठीक है। आई होप आप लोग को ये पता है। तो पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था और उसके बाद सारे ट्राइब्स के जो चीफ थे, टू सिंबलाइज द पीस अग्रीमेंट, दे बेरिड ऑल देयर हैचेट्स, नाइव्स, क्लब्स एंड tomahawks, all their weapons, okay, thus making all weapons inaccessible, that they will not take up weapons now against the Puritans or the settlers, okay. नेक्स्ट इडियम इज कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़ना जिसको हम कहते हैं, इसको मतलब आपको पता है, टू बी कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग। अब इसका ओरिजिन कहाँ से आया है, स्कॉटलैंड से आया है। 1432 में ये फ्रेज यूज हुआ था, जहां पे इसका मतलब था, ये एक ओल्ड इंग्लिश लॉ को रेफर करता है, जिसमें किसी भी इंसान को पनिशमेंट हो सकता है जिसने किसी एनिमल को, किसी जानवर को बुचर किया हो, काटा हो, जो उसका ना हो, मतलब वो एनिमल उसका नहीं है, किसी और के एनिमल को उसने बुचर किया है, उसको पनिशमेंट दिया जाता था। और कॉन्विक्टेड होने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए कैसे पकड़ा जाता था वो इंसान, उसके हाथ में खून, वो इन जानवर का खून लगा होना चाहिए, उसी केस में अगर किसी को पकड़ा जाता तभी जाके उसका पनिशमेंट होता, नहीं तो नहीं होता। दिस वाज द इंग्लिश लॉ एट दैट टाइम इन स्कॉटलैंड, ओके, वहां से ये फ्रेज आया है। So the word red-handed matlab with blood, literally with blood in hands. The next idiom is give somebody a cold shoulder. यानी उसके तरफ अगर आप इंडिफरेंस शो कर रहे हो, किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। ना कोल्ड शोल्डर कहाँ से आया है, ये ओरिजिन करता है एक काइंड ऑफ फूड से। आपको अगर पता हो दैट पोर्क और बीफ के जो शोल्डर मीट है, there's a part of their shoulder, okay, विच इज ऑल्सो कॉल्ड शोल्डर इन इंग्लिश, ठीक है। तो अगर इंग्लैंड में किसी के घर में, ठीक है, मान लो कोई गेस्ट है जो बहुत दिन से रह रहा हो और होस्ट नहीं बोल सकता उसको कि भाई तुम चले जाओ, तो वो क्या करते, इनडायरेक्टली जब वो खाना देते थे तो सबसे जो इंफीरियर कट ऑफ मीट, जो शोल्डर वाला पार्ट होता था किसी भी जानवर का, वो इंफीरियर कट होता था, ठीक है। तो उस टाइप के मीट को वो ठंडा परोसते थे उस गेस्ट को, in order to subtly say that you have overstayed your welcome and now you should leave, okay. So it was a particular way of serving food to an unwanted guest in medieval England, ठीक है। वहां से giving someone the cold shoulder ये idiom आया है। The next idiom is let one's head down, अपने बाल को खोलना। सो इसका मतलब है रिलैक्स करना या फिर एक अनकंट्रोल्ड वाइल्ड वे में बिहेव करना। कहाँ से आया है, ये ओरिजिनेट करता है 17th सेंचुरी से, जब लड़कियां जो होते थे उनको बाल बांध के रखना पड़ता था हमेशा, और जब वो अपना बाल खोलते थे, अपना बाल को खोलते थे, कब खोलते थे, दो टाइम ही बस वो खोलते थे। एक अपने बाल को ब्रश करने के लिए, कॉम्ब करने के लिए, और दूसरा अपने बाल को धोने के लिए, वॉश करने के लिए, ठीक है। तो बस इस दो ही टाइम में उनको बाल खोलना अलाउड था, या बाल वो खोलते थे। तो वहां से ये इडियम का मीनिंग भी आया है कि रिलैक्स करने के लिए, बिकॉज व्हेन यू आर ब्रशिंग और वॉशिंग योर हेयर यू आर बेसिकली रिलैक्सिंग, राइट। द नेक्स्ट इडियम इज पुल समवन्स लेग, किसी का टांग खींचना। तो हिंदी में भी सेम चीज है, अगर आप किसी का टांग खींच रहे हो, बेसिकली यू आर मेकिंग फन ऑफ दैट पर्सन, है ना, मजाक करो उसके साथ। तो मीनिंग भी इसका सेम है, टू ट्रिक और फूल समवन। कहाँ से आया है ये एक मेथड था जो स्ट्रीट में जो थीव्स थे, चोर थे, वो यूज करते थे 18th और 19th सेंचुरी लंदन में। क्या होता था, ये चोर हमेशा पेयर्स में काम करते थे। एक चोर जिसको ट्रिपर अप कहा जाता था, उसका काम था किसी इंसान को, आदमी को
लकड़ी से, रोप से, कोई लाठी से या पीस ऑफ वायर से उसको उसको उसका पैर में फंसाना ताकि वो गिर जाए। जैसे ही वो आदमी गिर जाता था, दूसरा चोर आके उसको लूट लेता था, ओके, उससे रॉब कर लेता था। तो वहां से ये इडियम आया है, पुल समवन्स लेग। इसका मतलब है किसी को बेवकूफ बनाना या ट्रिक करना। ओके, द नेक्स्ट इडियम इज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। घोड़े के मुंह से, स्ट्रेट, बिल्कुल। So if you use this idiom, straight from the horse's mouth, it means from the highest authority or from trusted source itself, जिसको आप ना नहीं कर सकते। This expression basically originates from the practice of horse racing। क्या होता था कि कौन सा हॉर्स जीतेगा, ठीक है, ये सिर्फ पंटर्स को पता रहता था। उससे भी ज्यादा ट्रस्टेड अथॉरिटी होता था जो हॉर्स के इनर सर्कल होता था, मतलब जो स्टेबल के लोग होते थे या जो ट्रेनर्स होते थे, अगर उनसे टिप मिलता था तो उसको कहा जाता था कि हाईएस्ट अथॉरिटी है, ठीक है। तो वहां से फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आया है, जिसका मतलब है कि भैया कि हॉर्स ने खुद बोला है वो जीतेगा या नहीं। तो इट्स अ वे ऑफ actually satirical or funny way of saying that it has come from the horse's mouth itself to say or to show that the source is very trusted, कि आप उसको ना नहीं बोल सकते, है ना, उसका बात बिल्कुल पक्का है, राइट। नेक्स्ट इडियम इज बस्ट वंस बॉल्स। ठीक है, इट्स अ स्लैंग टर्म बेसिकली विच मीन्स टू वर्क हार्ड और बीइंग पनिश्ड, बहुत ज्यादा मेहनत करना या पनिशमेंट मिलना। बेसिकली ये एक्सप्रेशन एक पेनफुल मेथड से ओरिजिनेट करता है, दैट इज द मेथड ऑफ कैस्ट्रेटिंग अ बुल। ओके, बुल को कैस्ट्रेट करने के मेथड से ये आता है। तो यूजुअली बुल को कैस्ट्रेट करने के बाद उनको बीफ इंडस्ट्री के लिए स्टीयर बनाया जाता था, इस तरह। तो बस्टिंग वंस बॉल्स एक्चुअली मीन्स वर्किंग हार्ड और बीइंग पनिश्ड। ओके, द नेक्स्ट इडियम इज बीज नीज। ठीक है, आप बोलोगे मधुमक्खी के घुटने कैसे होते हैं। एक्चुअली इसका मतलब है एक्सीलेंस और परफेक्शन, और ये ओरिजिनेट करता है 1920s अमेरिका से। जब हर एक बॉडी के पार्ट को, एनिमल के बॉडी के पार्ट को एक्सीलेंट कहा जाता था। और पर ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई कोई ये भी कहता है कि जो मधुमक्खियां होते हैं वो अपने घुटनों में जो पॉलेंस है, जिससे हनी बनता है, वो लेके आता है हाइव में, बी हाइव में। ठीक है, so it is a very popular belief that bees carry pollens for making honey in their knees. So that is why it is considered to be a very valuable or something that is excellent, right? The next idiom is let the cat out of the bag. Very very common idiom, बैग से कैट या बिल्ली को निकालना। इसका मतलब है कि जो सीक्रेट था उसको बता देना, डाइवल्ज अ सीक्रेट। ये ओरिजिनेट करता है 16th सेंचुरी से, जब मार्केट्स में जो फार्मर्स होते थे और जो डिसऑनेस्ट फार्मर्स होते थे, वो क्या करते थे, वो पिग्स सेल करते थे। ठीक है, अब बैग में पिग्स भरने के जगह वो लोग कैट्स भर के दे देते थे। बाद में जब घर जाके जो खरीद के लेके आए वो बैग खोलते थे, तो वहां से क्या होता था, उसका पर्दाफाश हो जाता था, क्योंकि कैट, बिल्ली जो है बैग से निकल जाता था। सो इफ समवन लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ही द डिसीट वुड हैव बीन अनकवर्ड, द डिसीट वाज अनकवर्ड। ओके, द नेक्स्ट इडियम इज बर्निंग ईयर्स। जलता हुआ कान इज व्हेन समवन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। ठीक है, अगर आपका कान जल रहा है, इट इज सेड दैट समबडी इज, आपके बारे में कोई कुछ बात कर रहा हो आपके पीठ पीछे। ओके, ये ओरिजिनेट करता है रोम से, जब ये बिलीव किया जाता था कि अगर आपके कान में कोई बर्निंग सेंसेशन हो रहा है या टिंगलिंग हो रहा हो, इसका मतलब है कि आपके बारे में बाकी लोग बात कर रहे हो। अब इसमें भी डिफरेंस था, अगर किसी के दाहिने कान में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, दैट मीन्स उसके बारे में अच्छी बातें बोला जा रहा है। और अगर आपका बायां कान जल रहा है या वैसा सेंसेशन हो रहा है, इसका मतलब है आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा है या आपके बारे में कोई पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहा है। So it was a very common superstition, you could say, in Roman times. Okay. The next idiom is pull out all the stops. सारे stops को निकालना. That means to make a great effort to achieve something. किसी चीज को हासिल करने के लिए अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत या बहुत ज्यादा efforts दिखा रहे हो। ये origin करता है stops या knobs से, जो पाइप ऑर्गन में यूज होता है। अगर आपने कभी पाइप ऑर्गन देखा है, देर आर दी स्टॉप्स, राइट। स्टॉप्स के ऊपर अगर आप खींचते हो उसको या उसको प्रेस ऑन करते हो, तो सुर भी डिफरेंट टाइप्स के निकलते हैं। इट्स अ वे ऑफ प्लेइंग अ पाइप ऑर्गन। तो उस स्टॉप्स जो थे
वो इस पाइप ऑर्गन के लाउडनेस को, टोन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अगर आप सारे स्टॉप्स को बाहर निकालते हो, सारे नोब्स को पाइप ऑर्गन के बाहर निकालते हो, देन द ऑर्गन विल प्ले ऑल द टोन साइमल्टेनियसली, एक साथ सारा टोन वो प्ले करेगा, इसलिए मैक्सिमम वॉल्यूम में वो पाइप ऑर्गन बचता है, ठीक है। तो वहां से ये पुल आउट ऑल द स्टॉप्स आया है। दैट मीन्स व्हेन यू पुलिंग आउट ऑल द knobs from the pipe organ, you want to achieve something at the highest level, right? The highest volume that you are playing. The next idiom is steal one's thunder. किसी के बिजली को चुराना. And actually this literally happened. Okay, from there this phrase is originated. इसका मतलब है अगर आप किसी के थंडर को चुरा रहे हो, you're stealing somebody else's thunder. That means you're using someone else's ideas or inventions as your own. अपना बोल के आप चला रहे. ये ओरिजिनेट करता है 18th सेंचुरी के एक प्ले राइट थे जॉन डेनिस नाम का। उन्होंने अपने एक प्ले था एपियस एंड वर्जीनिया, उस प्ले के लिए एक ऐसा डिवाइस बनाया था जो जिस डिवाइस से बादल गरज बिजली चमकने का और बादल गरजने का आवाज बाहर आ सके, ठीक है। थिएटर प्रोडक्शन के लिए उसने वो चीज को बनाया था। लेकिन उनके जो राइवल कंपनी थे, राइवल जो थिएटर कंपनी था, वो अपने मैकबेथ के प्ले के लिए इस आइडिया को चुराया और वहां पे यूज किया। अब आप लोग को पता ही है मैकबेथ वाज रिटन बाय शेक्सपियर, सो इसीलिए वहां पे ज्यादा लोग आए, इट बिकेम मोर फेमस। तो बेचारे जॉन डेनिस जिसने एक्चुअली वो आइडिया इन्वेंट किया था, उसको किसी ने मतलब उसको किसी ने पत्ता नहीं दिया, सारा मैकबेथ वालों को दिया जिन्होंने उनके आइडियाज को छुड़ाए थे। सो डेनिस लिटरली कंप्लेन्ड दैट बाय सेइंग दैट द राइवल कंपनी हैड स्टोलन हिज थंडर्स। ओके, तो वहां से ये फ्रेज आया है। द नेक्स्ट इडियम इज टेक द पिस। नाउ दिस इज अगेन अ स्लैंग टर्म एंड इसका मतलब है किसी को मॉक करना या टीज करना। अब ये स्लैंग कहाँ से आता है? ये ब्रिटेन से आता है और ब्रिटेन के कैनाल्स से आता है। उस समय बहुत पुराने टाइम में ब्रिटेन में जब सिंथेटिक डाई इन्वेंट नहीं हुआ था, तो यूरिन को कलेक्ट करके उससे ब्लू कलर का डाई बनाया जाता था और ये यूरिन को वुल मिल्स में ट्रांसपोर्ट करने का जो जॉब रहता था बोट वालों को, ठीक है, वो बहुत अच्छा नहीं था। सो बोटमैन को अगर पूछा जाता था तब कि आर यू कैरिंग द यूरिन, दे वुड लाई एंड से आई एम टेकिंग वाइन, ठीक है। बट कोई अगर इसको सस्पेक्ट करता था या उनको टीज करना चाहता था तो वो ये पूछ सकता था दैट यू वर यू टेकिंग द पिस। सो इससे क्या होता था, बेचारे वो बहुत गुस्से हो जाते थे, गुस्सा करते थे, है ना। तो और ऐसे बात बोल के जो सच में वाइन कैरी करता था, जो बोट्स, उनको टीज करते थे, ठीक है। सो फ्रॉम देयर टेकिंग द पिस, टेक द पिस, ये इडियम आया है जिसका मतलब है किसी को मॉक करना या टीज करना। द नेक्स्ट इडियम इज अप टू स्क्रैच। इसका मतलब है एक्सेप्टेबल होना। नाउ ये जो टॉप इडियम आया है, ये बॉक्सिंग के गेम से आया है। पुराने जमाने में कोई बेल नहीं हुआ करता था जिससे सबको ये समझाया जा सके दैट द राउंड हैज स्टार्टेड, एनी राउंड हैज स्टार्टेड। इंस्टेड रेफरी क्या करते थे, वो दोनों फाइटर्स के बीच में ग्राउंड में एक लाइन खींचते थे और राउंड तभी स्टार्ट होता था जब दोनों फाइटर्स ही उस लाइन पे पैर रखता था। अगर किसी बॉक्सर को बॉक्सर गिर जाता था, ठीक है, ग्राउंड में, तो उसको कहा जाता था कि तुम चल के उस लाइन तक जाओ, अप टू द स्क्रैच, यू हैव टू वॉक अप टू दैट स्क्रैच ऑफ लाइन, ओनली देन यू विल बी कंसिडर्ड फिट एंड यू कैन फाइट अनदर राउंड। अगर द बॉक्सर wasn't बीन एबल टू, then he was considered unfit to continue the fight and therefore he was declared to be not up to the scratch, ठीक है। और जो ऑब्वियसली करता था, वो जो खड़ा रहता था स्क्रैच तक चल के जाता था, वो जीतता था। तो वहां से ये इडियम आया है अप टू स्क्रैच, जिसका मतलब है टू बी एक्सेप्टेबल, राइट। तो ये था आज के पार्ट 1 का कुछ 20 इडियम्स विच आई डिस्कस्ड एंड देयर इनक्रेडिबल ओरिजिन स्टोरीज। मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा स्टोरी आपको सबसे बेहतर और बेस्ट लगा हो, और अगर आपको इन्हीं स्टोरीज, इन्हीं इडियम्स के पीछे का इनक्रेडिबल स्टोरीज दूसरा और भी कुछ आपने सुना हो या आप बताना चाहते हो, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई श्योरली टेक इट इन माय नेक्स्ट सेशन। नाउ ऐसे ही इडियम्स एंड फ्रेजेस के प्रिपरेशन के लिए आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर जाइए। अपकमिंग एनडी और सीडीएस एग्जाम में भी ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज।
Also, if you're preparing for any other written defense exam, don't forget to get yourself enrolled into the courses available through our app and use the code Warrior10 to get a 10% off on all courses. That was it from my side. Very soon, I will see you with part 2 of this Idioms and Phrases Incredible series. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।